हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीबडी। कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के हमारे यूट्यूब सेशन में। देखिए भाई, आज के जो हमारी क्लास है वो एफएम की है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जिसमें ब्लॉक 1 से कुछ बेहतरीन से कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। थियरी के साथ जितना मतलब कवर हो पाएगा उतना मैं कवर करूँगा थियरी का पोर्शन। और न्यूमेरिकल के लिए हमारी कल की क्लास रहेगी, कल मैं न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करूँगा। आज हम सिर्फ इसका ओवरव्यू देखेंगे कि ओवरऑल चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है। यूनिट नंबर 1 बेसिकली एफएम का मीनिंग है, उसका स्कोप, ये सारी बातें इसमें आती हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंधन क्या होता है। तो दो वर्ड इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक होता है फाइनेंस एंड दूसरा होता है मैनेजमेंट। जब फाइनेंस की बात करते हैं तो वो आपका वित्त है, यानी पैसा कहाँ से हम फाइनेंस को जनरेट कर रहे हैं। और मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उसको यूटिलाइज़ कहाँ किया, यानी आपने फंड को ले लिया, एक्वायर कर लिया है ना, पैसा हमने लिया और उसके बाद उसको यहाँ आवंटन उसका कहाँ पर किया, यूटिलाइजेशन कहाँ पर करा, तो उसे हम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ओवरऑल मीनिंग क्या बना कि भाई पैसे को हमने जब एक्वायर करा है, जब लिया है, तो उसको किस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी की। मनी क्या होती है। तो मनी को हम एक करेंसी के रूप में लिखते हैं। जितनी भी करेंसी हम यूज़ करते हैं तो वो सारी की सारी आपकी क्या है, मनी है। ठीक। डिजिटल करेंसी भी होती है बट वो मनी का पार्ट नहीं है। हमने सिर्फ बात करी है फिजिकल फॉर्म की, जिसका एक फिजिकल फॉर्म है यानी एक भौतिक अस्तित्व है, वो ही आपकी क्या है, मनी की करेंसी है। ठीक। यहाँ पर हम बात करें तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी हमने सामान ख़रीदना है, बाय करनी है, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है। एसेट के लिए, ग्रोसरी के लिए, क्लोथ्स के लिए या फिर अदर आइटम को जब हम बाय करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो किसकी नीड होएगी, मनी की नीड होगी, यानी पैसा हमें चाहिएगा। ठीक। नेहा, गुड इवनिंग। इसके बाद दोनों टर्म में डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन मनी एंड फाइनेंस। देखिए, जो मनी है वो सिर्फ करेंसी को डोनेट करता है। मनी में सिर्फ हम फिजिकल करेंसी को शामिल कर रहे हैं, लेकिन जब फाइनेंस की बात आती है तो हर एक तरीके का हर एक तरीका जिससे कि पैसा हम लेकर बिजनेस में लाते हैं, वो सारे फाइनेंस हैं। ठीक है। फाइनेंस में सारी चीज़ें आ जाती हैं, करेंसी के अलावा जो भी हमने मेथड अडोप्ट किया है जिससे कि पैसा हमें मिल पाए, वो सभी के सभी किस में आएंगे, फाइनेंस में। तो फाइनेंस जो है एक वाइडर कॉन्सेप्ट है इन कंपैरिजन ऑफ मनी, है ना। मनी के मुकाबले, पैसे के मुकाबले फाइनेंस को हम एक बड़ा कॉन्सेप्ट मानकर चलते हैं। ठीक। देयर इज़ द बेस। यहाँ पर 3 तरह के बेस हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बता रहे हैं। ठीक। यानी कि इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि किस तरह से वित्तीय प्रबंधन का विकास हुआ है, उसकी ग्रोथ कैसे हुई है, तो वो चीज़ है। नंबर 1 है ट्रेडिशनल फेज़, फिर है ट्रांजिशनल और देन उसके बाद मॉडर्न। सबसे पहले ट्रेडिशनल फेज़ की बात करें तो यहाँ पर 1940 तक पारंपरिक है ये। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फंड को वे एंड मीन से प्रोक्योर किया जाता है। जो ट्रेडिशनल फेज़ है इसमें सिर्फ क्या है, फाइनेंस को एक्वायर करने का ही कॉन्सेप्ट है कि हम अगर पैसा ले लेते हैं, पैसे को अरेंज कर लेते हैं, तो हम उसको यूटिलाइज अच्छे से कर सकते हैं। ठीक। इसमें सिर्फ यही बात बोली गई है। ट्रांजिशनल फेज बोलता है कि हमें प्रॉब्लम पर फोकस करने की ज़रूरत है, यानी कि जब हम फाइनेंस लेकर आए हैं तो उस फाइनेंस के लिए पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि उस पैसे को कहाँ पर लगाएं, उसका नियोजन करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, विश्लेषण करना होगा कि भाई वो पैसा हम जहाँ लगा रहे हैं वो सही तरीका है या नहीं। ठीक। तो इसमें ट्रांजिशनल फेज़ में हमने डिसीजन को भी इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है। पहले वाले में क्या है, सिर्फ पैसे को लेकर आना, पैसे को लेकर आना, फाइनेंस को हमने बिजनेस में हम लाए हैं, तो वो ट्रेडिशनल फेज़ है। लेकिन जब उस पैसे को डिसीजन से हम यूटिलाइज के बारे में सोच रहे हैं तो वो ट्रांजिशनल फेज़ है। ठीक। थर्ड फेज़ आपका एट प्रेजेंट है, जिसमें हम क्या बात करते हैं,
फोकस करते हैं शेयर होल्डर वेल्थ पर। इसमें ये बात आती है कि भाई हम फाइनेंस को इस तरह से लगाएंगे जिससे हमारे शेयर होल्डर को मैक्सिमम वेल्थ मिल पाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड हम उसे दे पाएँ। वेल्थ का मतलब यहाँ डिविडेंड से है। जो अंशधारी हैं, जो शेयर होल्डर हैं, उसको हम कितना लाभांश दे सकते हैं, कितना डिविडेंड दे सकते हैं, उसके ऊपर ये बात करता है। नेक्स्ट है नेचर। क्या नेचर है? तो सबसे पहले कुछ एलिमेंट है। प्लानिंग, मैंने बताया था प्लानिंग क्या होता है, नियोजन करना। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्स को बांटना। मैनेजिंग रिसोर्सेज, यानी उसका प्रबंध करना, देखना कि कोई भी रिसोर्स हमारा वेस्ट ना हो। और फोर्थ है कंट्रोल, यानी अफेक्टिव यूटिलाइजेशन, सबसे ज़्यादा कुशलतम प्रयोग। ठीक, यहाँ अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। चलिए, उसके बाद जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, यानी वित्तीय प्रबंधन करते हैं, तो 3 तरह के डिसीजन लेते हैं। कौन कौन से डिसीजन लेते हैं? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश, फाइनेंसिंग वित्तीय, और डिविडेंड यानी लाभांश। ठीक है, इन तीनों निर्णय को हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट। भाई जब आप एफएम कर रहे हैं, वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं, तो हमें पैसा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, है ना कहीं एसेट भी खरीदने पड़ेंगे, तभी तो हम पैसा लेकर आए हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है हम किस एसेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा हमारा कहाँ पर ज़्यादा लगेगा, लॉन्ग टर्म एसेट पर लगेगा या शॉर्ट टर्म एसेट पर लगेगा। इस बात को डिसाइड करना इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आ जाता है कि हमारा जो फाइनेंस है, हम जो पैसा लेकर आए हैं उसको लॉन्ग टर्म एसेट में लगाएंगे या शॉर्ट टर्म में लगाएंगे। दीर्घकालीन संपत्तियां या फिर अल्पकालीन संपत्तियां, किस में हम अपना विनिवेश करना चाहते हैं, वो यहाँ पर देखा जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन आता है। फाइनेंसिंग डिसीजन होता है सोर्स ऑफ फंड का, यानी हम हमारे पास इतने सारे सोर्सेज हैं, इतने सारे स्रोत हैं जिसके ज़रिए हम पैसा लेकर आते हैं, है ना। बहुत सारे सोर्स ऑफ फंड है हमारे पास। तो यहाँ पर ये डिसीजन लेना होता है कि हम कौन से सोर्स की तरफ जाएंगे, यानी हमने डेब्ट कैपिटल ज़्यादा अक्वायर करनी है या इक्विटी कैपिटल को ज़्यादा लेना है, तो उस डिसीजन को यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, कि हम अपने फर्म को डेब्ट मिक्स बनाना चाहते हैं या फिर इक्विटी एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, ये चीज़ आ जाएगी। और डिविडेंड डिसीजन होता है रिलेटेड टू डिविडेंड पॉलिसी, यानी हमारा जो शेयर होल्डर है उनको कितने रेट पर डिविडेंड देंगे, और डिविडेंड देने का तरीका क्या रहेगा, फिक्स डिविडेंड होगा, है ना, स्थिर होगा, या फिर अर्निंग पर डिपेंड होगा, भाई हमारी अर्निंग कितनी है उसके अकॉर्डिंग देंगे। तो इस तरह से वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। बाकी फुली डिटेल में आप पढ़ने को मिलेगा, मैं बताऊँगा कैसे होता है। चलिए, देन है पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। देखिए, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, वो जब फाइनेंशियल हेल्प करती हैं तो वो सारे पब्लिक फाइनेंस में आ जाते हैं। ठीक है, और प्राइवेट फाइनेंस में आपके जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक है ना, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो पैसा देने का काम कर रही हैं, तो वो प्राइवेट फाइनेंस में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा पोर्शन है वो आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं लास्ट में क्वेश्चन बताऊंगा इस चैप्टर के कौन से करने हैं तुम्हें, एक बार ध्यान से सुन लेंगे सभी। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी लाभ की बढ़ोतरी होना सबसे इम्पोर्टेंट है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या संपत्ति जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। ये आपका बेसिकली जो इनकम के ऊपर बात है, भाई हमारी फर्म की एट प्रेजेंट कितनी इनकम है और इन फ्यूचर हम कितनी इनकम करना चाहते हैं, वो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। इसमें कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं कि प्रॉफिट क्या है, अर्निंग कितनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स कितना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आ जाती हैं। इन्हीं के बेस पर हम बता पाते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ या नहीं।
इस अप्रोच के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी कि कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। ठीक है, रिसोर्स के यूटिलाइजेशन, इसको हमें पता लग पाता है हमारे संसाधन का जो आवंटन है वो किस तरह से हुआ। फर्म की परफॉर्मेंस, फर्म का जो परफॉर्मेंस है उसको ये मेंटेन करेगा, मेजर कर पाता है। इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी पता लगेगा और इकोनॉमिक एफिशिएंसी बनी रहेगी, आर्थिक जो कार्यकुशलता है वो बनी रहती है। कॉन्स की अगर बात करें तो एम्बिगियस है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को इग्नोर करता है, रिस्क एंड टाइम वैल्यू को ध्यान में नहीं रखता। ठीक है, और इग्नोर द क्वालिटी एस्पेक्ट, इसको ये ध्यान में नहीं रखता, अनरियलिस्टिक है। ठीक है, ये अप्रोच आपकी। ठीक है भाई, आई बात समझ में? ठीक है ना, मैंने आपको एक टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझाया था, बताया था ना टाइम वैल्यू क्या होती है, कि भाई पैसे का होना एक ज़रूरी है, लेकिन वो पैसा अगर समय से नहीं लगाया गया, टाइम टू टाइम उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आज की डेट में हमें पैसे की ज़रूरत है तो वो पैसा हमें आज ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट होता है। चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पार्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या करता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कमियों को दूर करेगा। इसमें गोल क्या रखा गया है भाई, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्लस साथ में जो कैपिटल रिटर्न है हमारी उसको भी बढ़ाना है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तभी हो पाएगी, मतलब अगर हमारी रिटर्न बढ़ रही है तो शेयर होल्डर की रिटर्न भी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो किसका है तो शेयर होल्डर का। जितने भी शेयर होल्डर कंपनी के हैं उन्होंने ही पैसा लगाया हुआ है, तो उसका रिटर्न अगर नहीं बढ़ रहा है तो वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेंगे, और उनकी इन्वेस्टमेंट की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये कहता है हमें अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना है, हमारा जो खर्चा है कैपिटल का वो हमें कम करना है और अपनी इनकम को बढ़ाना है। ठीक है, हमारा गोल क्या रहेगा? इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। जैसे यहाँ पर एक अप्रोच दी गई है कि A1 डिवाइड 1 प्लस के, A2 1 प्लस के का स्केयर, AN डिवाइड बाई 1 प्लस KN माइनस C। ठीक है, पर्सनली मैसेज कर लेना भाई जिसको कोर्स के बारे में पूछना है। स्ट्रीम ऑफ द कैश फ्लो, ये जो ए आपका है वो क्या दिखाता है? कैश फ्लो को बताता है भाई इतनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होने पर हमें कितना अमाउंट मिला है, कैश का इनफ्लो कितना है। डब्ल्यू है प्रेजेंट वर्थ, के का मतलब है रिस्क एंड टाइमिंग डिस्काउंट रेट, और सी का मतलब है इनिशियल आउटले। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हमारे पास है रिस्क एंड रिटर्न। अब यहाँ पर दो फैक्टर आते हैं, एक होता है रिस्क और एक होता है रिटर्न। रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क से आप क्या समझते हैं? जितना हमारा बिजनेस हम बढ़ाना चाहते हैं, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उतना ही रिस्क हमें उठाना पड़ता है, राइट। और रिस्क कहाँ पर होता है? कोई बता सकता है कि कौन सी कैपिटल में रिस्क ज़्यादा है? डेब्ट वाली कैपिटल में ज़्यादा रिस्क है या इक्विटी कैपिटल में ज़्यादा रिस्क है? कोई बताएगा? जितना रिस्क हम अपना बढ़ाते हैं उतना ही रिटर्न भी बढ़ेगा। हम ये मान के चलते हैं हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा तभी रिटर्न होगी, राइट। इसलिए हाँ बिल्कुल, डेब्ट कैपिटल में। ठीक है जी, इसमें अजम्पशन क्या मानते हैं? एक्सपेक्टेड अर्निंग जो है वो कैश फ्लो के बराबर होनी चाहिए और कोई भी टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारा रिस्क एंड रिटर्न जो है वो पैरेलली चल रहा है। भाई जितना हमने रिस्क उठाया है उतना रिटर्न हम ले पा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए उसके बाद है रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। हमारा फाइनेंस मैनेजर क्या काम करता है? उसके मेजर फंक्शन है और कुछ अदर फंक्शन है, तो ये आपको बता रखे हैं, एक बार देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
कैपिटल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना, अनुमान लगाना पूंजी की ज़रूरत कितनी है। ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री को देखना, हमारा जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, उसके लेवल को मेंटेन करना। रिक्वायरिंग फंड को प्रोक्योर करना, पैसा उठाना बाहर मार्केट से। एलोकेट करना, आवंटन करना फाइनेंस को। करंट एसेट की मैनेजमेंट करना, है ना, जो अब हमारी चालू संपत्तियां हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल रखना। इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करना, भाई हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसके ऊपर रिटर्न कितना मिल रहा है। फाइनेंशियल नेगोशिएशन कर सकते हैं और ट्रैक ऑफ द शेयर प्राइसेस इसमें आ जाता है। तो ये सारे रोल हैं जो एक फाइनेंस मैनेजर पूरा करता है और यही डिटेल आपकी इन बाकी सारे पॉइंट में भी बताई गई है। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेगा वो देखिए क्या है। एक तो इसका ऑब्जेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, रोल इम्पोर्टेंट है इसका, मनी और फाइनेंस का डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। और फिर तुम्हारा जो है रिस्क एंड रिटर्न वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और जो हमने थियरी पढ़ी थी ना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोट में आ जाती हैं। तो शॉर्ट नोट के लिए कर लीजिएगा विद द एक्सप्लेनेशन। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, 2 ही चैप्टर करेंगे, ज़्यादा चैप्टर नहीं करेंगे, सेकंड चैप्टर और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए तुम लोगों को। क्योंकि एफएम अभी टाइम तो है हमारे पास, अच्छे से करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा ना ज़्यादा जल्दी करके। देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में क्या बातें याद रखनी है भाई। हमारा मनी की वैल्यू तभी है अगर वो टाइमली अवेलेबल हो जाती है। इफ़ वी डू नॉट गेनिंग आवर मनी ऑन अ टाइम, देन देयर विल बी नो इम्पोर्टेंस। अगर पैसे की ज़रूरत आज की डेट में है और वो 1 हफ्ते बाद आपको मिलेगा तो उसका क्या करोगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है। बिज़नेस की ज़रूरत है आज कि हमें 10,000 रुपये आज ही की डेट में चाहिए हैं और वो पैसा आपको मिला है 1 हफ्ते बाद, तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। तो बिज़नेस की नीड है जो इसमें डिफ़ाइन होती है। बस ऐसे समझो भाई, जो भी पैसा हम उठा रहे हैं उसको टाइमली हमें मैनेज करना है और जो हमारी फाइनेंशियल नीड है उसको टाइम टू टाइम हम पूरा करेंगे। इसी बात को यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है जी। फैक्टर फॉर अकरेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। भाई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्यों क्रिएट हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है। इन्फ्लेशन हो सकता है, रिस्क फैक्टर हो सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डिले हो सकती है। इन्फ्लेशन होता है भाई महंगाई, है ना। अब जहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है तो उसमें हमें रिसोर्स परचेज करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, है ना, होगी ना, फाइनेंस की नीड होएगी। तो वो फाइनेंस अगर इन्फ्लेशन में आपको नहीं मिला, डिफ्लेशन में मिला है या डिप्रेशन की सिचुएशन में मिला है, तो उसका कोई फ़ायदा होगा, नहीं फ़ायदा होगा, है ना, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना। इसलिए इन्फ्लेशन में इसकी हमें ज़रूरत होती है। रिस्क भी इसी तरह का फैक्टर है, कभी भी हमें अनसर्टेनिटी हो सकती है, कोई लॉस हो सकता है बिजनेस में, तो उस लॉस को बियर करने के लिए फाइनेंस हमारी नीड होती है। तो यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी की इम्पोर्टेंस जो है वो आ जाएगी। डिले इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उस ऑप्शन को अगर हम आज अवेलेबल नहीं करवा पाएँ ड्यू टू द लैक ऑफ फाइनेंस, तो उसकी वजह क्या होगी, हमारी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो अफेक्ट होगी ना। भैया, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि ना आप आज की डेट में एसेट मशीन लेकर आ सकते हो और उसकी कीमत जो 50,000 है, और आपको पता है भाई 1 हफ्ते के बाद उसकी कीमत जो है वो डबल होने वाली है, 1 लाख होने वाली है। तो यहाँ पर हमारी अपॉर्चुनिटी ये कहती है कि हमें उस मशीन को आज की डेट में ख़रीद लेना चाहिए, है ना। यही समझदार व्यक्ति यही काम करेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को गेन करने के लिए भी फाइनेंस के टाइम वैल्यू मनी हमें ज़रूरत होगी। मतलब यहाँ पर भी मनी की टाइम इम्पोर्टेंस रहती है। उसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है भाई, जब भी हम पैसा उठाते हैं, बोरो करते हैं, तो उसके बदले में जो इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं, वो आपका इंटरेस्ट वैल्यू है।
सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट होता है। बताओ भाई, सिंपल इंटरेस्ट तुम्हें सीखा हुआ सभी ने, पता होगा। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको सिंपल इंटरेस्ट ना पता हो? कोई है ऐसा जिसको नहीं पता? बताओ। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ये देखो, ये मनी बोरोड इंटरेस्ट, और ये बताए गए हैं आपको अमाउंट कैलकुलेशन करके। दूसरा इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमारा चेंज होता रहता है। इनिशियल आपकी बोरोविंग अलग होती है, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब आप फाइनल पेमेंट करते हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट की वैल्यू जुड़ती है, वो कंपाउंडिंग होती है। तो इसमें फॉर्मूला आपका ये रहेगा, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू माइनस करेंगे, और फ्यूचर वैल्यू के लिए आपको चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला दिया हुआ है P इंटू 1 प्लस आर की पावर T। ठीक है जी, कर लेंगे। ये आपका फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहता है? प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट जोड़ देंगे। जो एट प्रेजेंट हमारी वैल्यू है प्रिंसिपल की, उसमें इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? फ्यूचर वैल्यू मिलेगा। क्लियर? ये देखो, इंटरेस्ट जोड़ा है बस। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? दोनों को माइनस करके। उसके बाद अगर हमारे पास फ्यूचर वैल्यू गिवन हो तो प्रेजेंट वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। अगर फ्यूचर वैल्यू गिवन हो तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं बाय ऑन एवरेज। फ्यूचर वैल्यू को 1 प्लस आर की पावर टी से डिवाइड कर देंगे। बस क्या करा? मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी है, कुछ भी नहीं करा। फॉर्मूला वही था, बस थोड़ा सा मैथमेटिकली चेंज कर दिया। ये आपका अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है फ्यूचर वैल्यू का, याद रख लेना ये। ठीक है जी। इसके बाद है एन्यूटी। एन्यूटी में हमें याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, ये अमाउंट की डिवाइड रेट से होती है। बार बार इसमें ना रेट चेंज होता रहता है, पहले रेट अलग होगा, फिर रेट अलग होगा, फिर अलग होगा। 1 प्लस आर की पावर 1, 1 प्लस आर की पावर 2, 1 प्लस आर पावर 3, यानी रेट की वजह से आपके टाइमिंग डिफरेंस आएंगे इसमें। तो ये हमारा एन्यूटी का पार्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी जो शुरुआत वाली है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एन्यूटी का क्वेश्चन कम आता है, न्यूमेरिकल में कम पूछा जाएगा। परपेचुइटी की बात करें तो अमाउंट को आर से डिवाइड कर देंगे। मेन जो फोकस है वो आपका शुरुआत वाली चीज़ों पे रहना चाहिए, जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है। और जो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, ये आपका थियरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को डिफ़ाइन करो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूछा जा सकता है, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस पूछ सकता है विद एग्जांपल, इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा पूछ सकता है, एन्यूटी और इंटरेस्ट का थोड़ा रिलेशन पता होना चाहिए। दैट्स इट। बाकी इसमें से न्यूमेरिकल भी आने के चांस हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से न्यूमेरिक भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप लोगों ने कर लेने हैं कल तक। मैं आपको कल तक का टाइम दे रहा हूँ, इसमें जो एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं ना ये वाले, ये कर लीजिएगा। कल की क्लास में फिर हम आगे पढ़ लेंगे, या फिर आगे कर ही लेते हैं। बताओ करें क्या? थर्ड चैप्टर भी। बाकी ये वैसे तो करवाया हुआ ही चैप्टर है, कोई ख़ास इसमें है नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी अलग हैं। चलो कोई बात नहीं, कल ही कर लेंगे इसको। आज आप इसको इसके न्यूमेरिक कर लो, ये काफ़ी रहेगा इतना। ठीक है, चलिए पहले 2 चैप्टर आई थिंक आप कवर कर लीजिए, क्योंकि फिर दूसरे सब्जेक्ट भी कर रहे होंगे कई बच्चे, तो इतना काफ़ी है। बाकी मेरा मोटो सिर्फ ये है कि भाई जब एग्ज़ाम आए तो ज़्यादा प्रेशर ना रहे, पहले से ही हम तैयार हो जाए। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है। चलिए, तो क्लास को एंड करता हूँ। आप पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कवर कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है,
एंड क्लास के बारे में कमेंट सेक्शन में रिव्यू दीजिएगा अबाउट द क्लास कैसी लगी। कल फिर आपसे मुलाकात करूँगा नई क्लास के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।